हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम चैप्टर से लिए गए हैं और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ये भी पूछा गया एनटीपीसी में। देख लीजिए, एक कलर लेते हैं एक अच्छा सा। एनटीपीसी में पूछा गया है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में 0.23 और ऊपर में बार दिया है। ठीक है, 0.23 ऊपर में बार लगा हुआ है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक संख्या है। टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। तो देखिए, ऑप्शन से अपरिमेय संख्या, फिर है परिमेय संख्या, फिर है अभाज्य संख्या और फिर है भाज्य संख्या। तो दोस्तों, ये जो नंबर है 0.23 ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप पहले इसको सॉल्व कर लो। 0.23, ओके, 23 लिख के ये बार, और बार को अगर हटा लेंगे ना तो कितने डिजिट के ऊपर बार है? तो 23 डिजिट के ऊपर में बार है। तो जैसे बार को हटाएंगे तो ये 23 और बटे में हो जाएगा 9 और 9, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 बार 9 लिखेंगे, 99 हो गया। अब ये बन गया P/Q के फॉर्म में। ऊपर में P है और नीचे Q है। अब ये पूरा का पूरा नंबर है P/Q फॉर्म में। तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P/Q के फॉर्म में रहता है, वो परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या कौन सा होता है? रैशनल नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या वही होती है जो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये 23/99 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि संख्या 1.11212131234 जो भी ये नंबर दिया गया है वो कौन सी संख्या है? ऑप्शंस में दिया गया है, एक पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था? मैंने कहा था कि P/Q फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। लेकिन क्या आप देखो 1.1121 जो है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 1 में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 3+2√5 एक कौन सी संख्या है? तो 3+2√5 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3+2√5, क्या इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आप देखो, तो आप देखोगे 3+2√5 या तो √5 हो गया, तो √5 कैसे हो जाएगा? ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती ना। परिमेय संख्या किसको होती है? परिमेय संख्या मतलब पूरी की पूरी P/Q फॉर्म में, जैसे 23/99 था वो फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे रूट वाले जो ये √2 हो गया, फिर √3 हो गया, फिर √5 हो गया। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ओके, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है √3 + √11 और उसके ऊपर में स्क्वायर दिया गया, तो ये कौन सी संख्या है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखिए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √3 है, ये किस फॉर्म में है? आप देखो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले a², तो √3 का स्क्वायर करो, फिर है b² यानी √11 का स्क्वायर करो। उसके बाद क्या करना है, प्लस a² + b² + 2ab यानी 2 को गुना करो किससे? √3 से, और इसको भी गुना करो 11 से। अब इसको सॉल्व करो, क्या पूरा P/Q के फॉर्म में आता है क्या? तो √3 को √3 से गुना करेंगे 2 बार, तो ये बन जाएगा 3,
और 11√11 को 2 बार गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 11 और प्लस ये 2 को जैसा का तैसा रहने दो और 11 तो ये हो जाता है 33 रूट। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 11 3 बन जाएगा ये 14 और प्लस 2√33। इसका मतलब 14 + 2√, ये बन गया 14 + 2√33। लेकिन ये पूरा का पूरा p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को ही इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है √2 और √3 किसका गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है मतलब ये क्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये कौन से संख्या है। तो √2 और √3 गुणनफल मतलब होता है गुना। तो √2 को क्या करेंगे हम गुना कर लेंगे किससे, √3 से। √3 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा √6। 3 दूना 6 होता है तो √6 बन गया। अब √6 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। कहाँ पे है इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये p/q के फॉर्म में होता तो ये रेशनल होता, मतलब परिमेय होता, लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए टाइप 1 में ये सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप 1 वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि 3√5 प्लस 125 में अंडर रूट है, कौन सी संख्या है। ये बटे में दिया गया है √80 और प्लस 6√5। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 125 जो ना ये और आगे सॉल्व हो सकता है, तो 125 को पहले सॉल्व कर लो। 125 को राइट साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाता है, 25 × 5 = 125 होता है। तो 25 को ये √5 जैसा कहते हैं सर वो, ओके, ये 25 × 5 = 125 हो जाएगा। 5 का रूट हटाएंगे तो ये 5 बन जाएगा और ये √5 ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 5√5 बन गया किसका वैल्यू, 125 का। उसके बाद √80 का वैल्यू लिखो, ठीक है। तो √80 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, और √80 का निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16 × 5 = 80, यानी 16 × 5 = 80 हो जाता है। इसके ऊपर भी रूट देखो, 16 के ऊपर से रूट हट जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये 5 के ऊपर में रूट, यानी 4 × √5। तो ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इधर देखो, ये रहा 3√5 प्लस 125 के रूट की जगह क्या लिख सकते हैं, 5√5। क्यों, कैसे निकाला मैंने, रफ पेपर पे देख सकते हो साइड में। उसके बाद √80 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4√5। ओके, 4√5 लिख लिए और प्लस करो 6√5 जो का त्यों लिख दो। अब देखो इसमें √35 है, सॉरी 3√5 है और ऊपर में प्लस है, फिर 5√5 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 8√5। उसके बाद नीचे देखो 4√5 है प्लस 6√5 है, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा और √5 ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें जो कट रहेगा, जैसे कि √5 और √5 ये कट गया और ऊपर बच गया 8, नीचे बच गया 10, ये चल जाएगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी 4/5 के फॉर्म में ये आ गया है। और 4/5 के फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये p/q के फॉर्म में आया है, यानी ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या वही होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखो ये 4/5 आ गया, ये मतलब p/q के फॉर्म में मतलब लिख सकते हैं, तो इसलिए ये अपरिमेय नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या हो गया, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 कोशिश करते हैं समझने की, और यहाँ से टाइप 1 वाले समाप्त होते हैं। अब टाइप 2 वाले देखिए कैसे पूछते हैं नंबर सिस्टम में। तो चलिए टाइप 2 वाले देखिए कैसे कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 में ऐसे सवाल आते हैं कि 3.14 × 10⁶ किसके बराबर है। तो आप इसको जो है ना, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप सबसे पहले लिखो 3.14 और गुणा करो 10⁶। इसका मतलब होता है 3.14 और गुना करो और 10 का 6 बार लिखो, ठीक है। 10 में 0 6 बार हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पावर 6 है तो 6 बार 0 लिखो। ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ,
ठीक है। अब आगे ये कैसे सॉल्व होगा, तो इस 3.14 में पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दोगे तो ये फिर 2 0 कट जाएगा। अब देखो क्या बन गया, 314 ये बन गया, और इधर जीरो कितना बचा, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू यही निकला है 314 और 4 जीरो। तो कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, देखो 314 और 4 जीरो है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा 3.14 गुना 10⁶, इसका वैल्यू है 314 और 4 जीरो, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं, टाइप 2 वाले स्टार्ट हो गया है। देखिए क्या था, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम किसी संख्या को मान लेंगे कि कोई संख्या है मेरे पास n, ठीक है, किसी संख्या, तो हम मान लिए कि मेरे पास n है और उसके 2/5 का अंतर, इसका किसका 2/5, n का क्या है 2/5, 2/5। अब क्या था, इसका अंतर जो है, तो इसका अंतर, इन दोनों का अंतर जो है वो 60 है, तो लिख लो 60। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था मैंने उसे उतार लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करना है क्लास 10 की तरह जैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। ठीक है, अब ये कैसे होगा देख लो, 5 को n से गुणा करेंगे तो ये बन गया 5n, और -2n ज्यों का त्यों था, और नीचे 5 का 5 लिख दो और बराबर करो 60 के साथ। ठीक है, इतना हो गया। अब 5n में 2n, 5n में 2n चल गया, तो ये कितना बन गया, ये 3n बन गया। ओके, और 5 को 60 से गुणा करेंगे, बराबर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी 300 हो गया। और n का बराबर क्या हुआ, तो ये 3 को काट लो, ये कितना बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, यानी n बराबर निकल गया मेरा 100। ओके, यानी n की वैल्यू ही तो निकालनी थी मुझे, और n निकल गया 100। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, देखो n का बराबर 100 निकल गया है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। तो दो धनात्मक संख्या क्या क्या है, हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है, 0.60। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे कहता है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 के हिस्से के बराबर है, यानी एक जो संख्या है a वो बराबर है किससे, दूसरी संख्या के 1/15 के, यानी b/15 के बराबर है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये b की वैल्यू निकल जाएगी 15a। ठीक है, b की वैल्यू निकल गई 15a, और ये मेरा हो गया दूसरा इक्वेशन। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है a गुने b इक्वल टू 0.60, उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे b की, यानी a जैसा का तैसा रहेगा, और b की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे 15a, और ये बराबर हो जाएगा 0.60 के। ठीक है, अब 0.60 के बराबर हो गया तो 15a स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो 15a स्क्वायर लिखेंगे, a को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो गया, और ये रहा 0.60। ठीक है, अब ये 15 कट जाएगा 60 बार, 15 चौके 60। ठीक है, 0.4 बार में, और इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.2, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा, या इसका मतलब 0.4 का रूट 0.2 हो गया। ठीक है, यानी एक वैल्यू जो है, a की वैल्यू मेरे निकल गई कितनी, 0.2। ठीक है, अब a की वैल्यू निकल गई 0.2, तो b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो b की वैल्यू निकालने के लिए b का फॉर्मूला इक्वेशन 2 देखो, b गुने b बराबर 15a। ठीक है, तो b बराबर 15a, मतलब 15 को a से गुना करो, a मेरा कितना निकला 0.2, 0.2 निकला, तो ये हो गया 15 दूने 30, यानी 30 मतलब 0.1 हो गया, 3.0, यानी मेरा जो b निकला है वो निकला है 3, यानी a मेरा निकला 0.2 और b निकला मेरा 3। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो है a, 0.2 और 3 निकला, ये ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
दो धनात्मक संख्याएं थी, उनका गुणनफल 0.60 है। तो दो धनात्मक संख्या कौन कौन सी है, ए गुने बी मैंने मान लिया, और इसका धनात्मक संख्या 0.60 बराबर है, तो मैंने इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब उसमें से कहता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 के बराबर है, तो ये पहली संख्या है, एक संख्या है, ये दूसरी संख्या के 1/15 है, तो यानी b/15 के बराबर है। इसका मतलब b की वैल्यू निकल जाएगी 15a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब पहला इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, a गुने b इक्वल टू 0.60 है, उसमें से b की वैल्यू रख दो 15 तो ये बन गया 15a स्क्वायर, a को 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो गया, और ये बराबर 0.60। अब स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे और 15 को 60 से काटेंगे, 0.4 बना, स्क्वायर हट गया तो क्या 0.4 के ऊपर में रूट लग गया, और रूट लग गया तो ये 0.2 निकल गया मेरा a का वैल्यू। अब जब a निकल गया तो b निकालना है, तो b का वैल्यू क्या था 15a, तो 15a का वैल्यू पुट कर लो, 15 गुने 0.2, और ये 15 दूने 30 होता है, 30 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक पॉइंट है, इसलिए b मेरा 3 निकल गया, और a और b का जो वैल्यू निकला वो 0.2 और 3, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर अगर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करिए। देखिए इसमें ना 56 अंतर 56 है, ये इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। ठीक है, कि दो कोई विषम संख्या हैगी और उनका वर्गों का अंतर जो है वह 56 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, और 19 का होता है 361, यानी 11 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 2, इसका मतलब 56 नहीं हो रहा है, ये मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, उसके बाद मुझे 56 निकालना तो ऑप्शन बी पे जाएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, ओके, और 15 का स्क्वायर होता है 285। अब 5 में से 9 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 9 5 6, यानी 6, ये मेरा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो और क्या इसको माइनस करेंगे, 21 में 6 जाएगा तो ये बच जाएगा 5, यानी 56 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अंतर मेरा 56 है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एनटीपीसी में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके सब टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा धनात्मक संख्या है, ए बी, मैंने दो ऑप्शंस ले लो, जो जिनका योग 27 है। तो 14 और 12 इनको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 तो 6, 6 नहीं हो रहा, 27 होना चाहिए लास्ट में 7, यानी 12 और 15 को लेते हैं, 5 2 7, हाँ 12 और 15 को ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 15, 12 और 15 में इनका योग जो है 27 होता है, ये तो मिल गया। अब क्या था, उनके वर्गों का अंतर 81 होना चाहिए, तो इनका वर्ग कितना होता है, ये 12 का होता है 144 और 15 का होता है 225। अब इनका अंतर देखो, 5 में 4 गया 1, और 14 में 22 में 14 गया 81, यानी 81 हो गया, यानी यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, 12 और 15 मेरा राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें से बोल रहा है दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 है, तो 15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल है 768, यानी दो रेशियो है, क्या है, एक 6 है और एक है x मान लेते हैं। ठीक है, एक है 6x और ये 8x, और दोनों का गुणनफल कितना है, आप देखोगे 7 6 और 8 है। ठीक है, अब 7 6 8 है, तो अब इसको 8 5 40, 8 6 48, ये 48 हो गया, 48 एक्स स्क्वायर, और ये बन गया 7 6 8। ठीक है, अब x को निकालना है, एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बार में जाएगा, 48 को काट लो, 7 6 8 कितना बार में चल जाएगा, 8 का पारा में कितना बार में लास्ट में 8 आता है, आप देखो 8 16 24 8 32 8 40, 8 6 48, यानी 6 बार में आता है। ठीक है, 48 6 बार में ये कट जाएगा, ये 8 6 48, और ये 4 1 4 हो जाता है, 7 के नीचे कितना आएगा 4, यानी 16 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा।
ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर निकल गया मेरा 16। अब एक्स बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 16 के ऊपर में रूट लग जाएगा, रूट लग गया तो रूट को हटाएंगे तो ये 16 को बन गया 4। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू निकल गया 4। तो हमें निकालनी है उनका गुणनफल सबसे छोटी संख्या। तो 6x और 8x, सॉरी 6x और 8x में सबसे छोटा क्या है? तो 6x सबसे छोटा है। तो x के वैल्यू पुट कर लो इसमें, x के वैल्यू 4 रखेंगे और 6 चौके 24 हो जाएगा, और 24 ही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है आप देखोगे? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 दिया गया है। मैंने 6x और 8x का रेशियो ले लिया है और उनका गुणनफल जो होता है वो 768 है, यानी उसका गुणनफल जो होता है 768 है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 से 48 होता है, और एक्स स्क्वायर को गुना किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 768 के बराबर है। अब 48 को 768 से डिवाइड करेंगे, ये 16 बार में कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। 16 में रूट लग गया, अब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यार देखो 4 हो गया, x बराबर 4 हो गया। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या। तो 6 से सबसे छोटी है, तो 6s को गुना करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। 6 चौके 24 हो जाएगा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है। कहता है कि 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करनी है। ठीक है, योग ज्ञात करनी है आपको। ये क्लास 10 में आपको पता होगा कि 81, 85 के नीचे जितने भी सम संख्या हैं, तो कितनी संख्या हैं आप देखोगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है, फिर ऐसे ऐसे करते 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 ये कहाँ तक चल जाएगा? ये 84 तक चल जाएगा, यानी 85 के भीतर में इतनी सम संख्याएं हैं। अब क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? स्कूल में क्लास 10 में पढ़ा होगा। L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को पुट करना है। तो सबसे पहले L क्या होता है? ये हमारा लास्ट वाला अंक होता है। ठीक है, यानी L वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि L मतलब होता है 84। ठीक है, लास्ट वाला। उसके बाद A मेरा क्या होता है? A मेरा फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, A मेरा फर्स्ट वाला, A मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब होता है N ही तो हमें निकालना है, पूरा का पूरा योग। तो D क्या होता है? इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस देखो कितना है? 2 है, तो D बराबर हो गया 2। अब वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो L का वैल्यू 84 है, बराबर A की जगह 2 लिखो, फिर प्लस करो, फिर N-1 मतलब क्या? N जो का त्यो लिखो, और D मतलब 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे ये कितना मिलता है? 84 का 84 रहने दो, और 2 का 2 रहने दो, और ये 2n हो गया, और -2 हो गया। ठीक है, अब प्लस और माइनस कट गया, 2 कट गया, अब बच गया 2n। तो 2n को 2 से डिवाइड करो, ये 84 कितना बार में जाएगा? 2 चौके 8 और 2 दूने 4, और ये बच गया n, यानी n बराबर निकल गया 42। ठीक है, n बराबर निकल गया 42। लेकिन हमें निकालना है इनका योग निकालना है। योग अभी नहीं निकला, अभी तो ये संख्या निकली है। ठीक है, अब संख्याओं का योग निकालना है। 42 संख्याएं हैं, सम संख्याएं। अब सम संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? योग निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितने भी संख्या है, ये 42 है ना, इससे एक ज़्यादा से गुना कर लो योग निकालने के लिए। तो 42 के बराबर 42 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? ये 43, और इसी के साथ गुना कर लो। ठीक है, अब 42 को गुना करेंगे 43 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? रफ कर सकते हैं, 42 इधर है और 43 गुना करो, ये बन जाएगा 6 बन गया, फिर ये बन गया 2 बन गया, फिर 1 बन गया, फिर ये बन गया 8, फिर ये 6, फिर 1 का जोड़ लो, 6 8 2 10 0, हाथ में 1, ये हो गया 8, और ये क्या? 1806 42 और 43 को गुना करेंगे तो ये निकल गया 1806, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1806 कहाँ पे है? आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 1806 इनका योग निकला है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 85 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करनी है। तो योग निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले 85 के भीतर में जितनी सम संख्याएं उसको लिख लो। सम संख्याएं मतलब जो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी
2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं और ऐसे ऐसे करके 84 तक आते हैं, क्योंकि 85 तो एक ऑड नंबर है। अब यहाँ के बाद इसमें से बोलता है कि प्राकृतिक संख्या मतलब कितनी सी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं निकालने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L बराबर A प्लस एन माइनस 1D। तो इसको क्या है, L जो है मेरा लास्ट वाला अंक है, उसके बाद A जो है मेरा शुरू वाला अंक है, उसके बाद N हमें निकालना है संख्याएं, और D कितना, इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है। तो 2 में 4 डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला पुट कर देना है। तो L का जगह 84 लिख लिए, A का जगह 2 लिख लिए, N माइनस 1 निकालना है और D का जगह 2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व किया तो निकल गया N बराबर 42, यानी संख्याएं 42 सम संख्या है 85 के भीतर में, लेकिन हमें उसका योग निकालना, उनका सम कितना होगा, तो सम होगा तो सम जो n संख्या ना उससे एक ज़्यादा से गुणा कर लो। n निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है उनका योग। तो 42 से एक ज़्यादा होता है 43, और 42 को 43 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा 1806, और 1806 ही मेरा उसका योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अभी भी टाइप 2 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, 14 में कहता है कि 2 से 281 तक सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल याद करनी है। योगफल याद करनी है, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इन लोग के बीच में कितने पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक संख्या होती है। तो आप देख लो कितनी होती है, तो 2 होती है, 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 10 होती है, फिर ये करते करते कहाँ तक जाती है, 281 के पहले एक होता है पूर्णांक संख्या 280। ठीक है, 280 होती है। अब इनकी हमें क्या निकालनी है, इनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले n निकाल लो ना, संख्या ही पहले निकाल लो, पूर्णांक संख्या। तो ये किसने कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, L बराबर A प्लस एन माइनस 1D, ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करो। L मतलब होता है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला लिख लो 280, फिर बराबर करेंगे A क्या होता है, फर्स्ट वाला, 2 लिख लो, फिर प्लस करो n, मुझे नहीं पता, n निकालना ही है, और d की जगह डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, 2 कर लिए। अब देखो आगे इसको सॉल्व करें, 280 जैसा का तैसा लिख लो, फिर 2, ये भी जैसा का तैसा रहेगा, 2n ये गुना करेंगे, 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो 2 एक प्लस में और -2 एक माइनस में, तो इसको काट लो, ये कट गया, अब बच गया 2n और ये बराबर हो गया 280। तो 2 को डिवाइड कर लो किसके साथ, 280 के साथ, ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 0 0, यानी ये बराबर हो गया n। यानी n मेरा कितना निकल गया, 140 निकल गया है। ठीक है, अब 140 निकला है, तो अब हमें निकालना है इनका योग। जब योग निकालना है तो 140 जो संख्या है उससे एक ज़्यादा से गुना कर लो। इसका एक ज़्यादा कितना होता है, 141 होता है। अब 141 इसको गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14 एकम 14 के 4, हाथ में 1, 14 छक 84 और 85 के 5, हाथ में 8, और 14 एक 14 और 8 22 हो गया। ठीक है, 14 4 8 6 2 8 22 हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है क्या, 14 एकम 14, हाथ में 1, 14 कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 14 तक 42, 14 तक 56, 56 के 6 हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, 14 को 141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 141, और ये रहा 14, सॉरी 14, 14 कम 14 के हाथ में 1 और 56 और 57 के साथ हाथ में 5, फिर 14 19, 14 5 19, यही है 19740 आएगा। ओके, 19740, यानी कहाँ पे होगा, यहाँ देखो 19740, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 19740। कहाँ पे है, आप देखोगे 19740, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना होता है सभी का सम पूर्णांक संख्या का योगफल या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, बिल्कुल इसी तरह से निकालना होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में वही सेम फॉर्मूला आपको याद रखनी है, L बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1D, ये फॉर्मूला यूज होता है और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कहता है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। अब वर्गों का योग निकालना है 1 से 12 तक, तो कैसे कैसे निकालेंगे, ये एक स्क्वायर हो गया,
फिर +2 करेंगे, फिर योग निकालना है इसलिए 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे करते करते 12 का स्क्वायर। तो इनका योग निकालना है, इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो बिल्कुल इसका भी एक फार्मूला है, आप याद रखिएगा। इनका फार्मूला होता है जो लास्ट वाला संख्या है उसको 12 लिखो, ठीक है। 12 लिख देने के बाद गुना करो और 12 से एक ज़्यादा से गुना करो, ठीक है। 12 से एक ज़्यादा कितना होता है, 13 होता है। फिर गुना करो, फिर गुना करने पर ये जो 12 है इसका 2 गुना करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और उसका एक ज़्यादा लिखो। उसका एक ज़्यादा लिखेंगे तो 25 हो जाएगा और बस इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। यही मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। आप ऐसे अगर नहीं याद रहता है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला बगल में है n+1, उसके बाद 2n+1, ओके, और बटे 6, ये फॉर्मूला है। आप ये फार्मूला याद रखो और यही मैंने पुट किया यहाँ पे, ठीक है। n मेरा 12 हो गया, 12 से एक ज़्यादा n प्लस करो, 12 एक 13 हो गया और यहाँ पे n 2n हो जाता है। तो यानी 12 को 2 गुना करो 24 और एक 25। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये कितना बन जाता है, आप देखो 6 को काटेंगे 12 2 बार में चल जाएगा। उसके बाद 25 को 2 इसको गुना करो, 25 दूनी 50 और 50 और 13 से गुना करेंगे, 13 × 5 = 65 और 50 का 0 उतर दो, ठीक है। ये 650 निकल गया। 685 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो वही n-1d के फॉर्मूला जैसे ये बनता, लेकिन x इसमें स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा n+1 2n+1 बटे 6 और यही फॉर्मूला मैंने पुट किया है और यही मेरा निकल गया राइट आंसर 650 जो योग निकला है, ओके। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ से चालू होता है टाइप 3 वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से टाइप 3 वाले चालू होता है। मैं टाइपिंग करना भूल गया, यहाँ पे टाइप 3 था, ओके। यहाँ से टाइप 3 वाला है। देखिए एक कलर लेते हैं। टाइप 3 वाले में कहता है कि 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। घनों का योग अब हमें निकालना है। तो घनों का योग, इसका भी एक अलग सा फॉर्मूला है। तो 1 से 10 तक कहाँ से निकालना है, 1 से लेकर 10 तक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n, फिर n+1 और उसका भी स्क्वायर करेंगे और ये बटे 2 करेंगे, ठीक है। अब यही फॉर्मूला पुट कर दो। n के बराबर यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। n मतलब 10, ये जो लास्ट वाला संख्या है। तो यहाँ पे लिख लो 10। उसके बाद 10 में से एक ज़्यादा, 10 से एक ज़्यादा करेंगे तो ये 11 हो गया और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी से 2 को काट लो, ये 5 बार में चल जाएगा 10 सॉरी 10 से एक ज़्यादा करेंगे तो यहाँ तो 11 ना हो जाएगा। मैं भी कहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए सोच रहा कि आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे 10 से एक ज़्यादा करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हो गया और ये पूरा का पूरा स्क्वायर कर लो और ये 2 काट लो, ये 5 बार में चल जाएगा। 11 × 5 = 55 हो गया, यानी 55 का स्क्वायर हो जाएगा। और 55 × 55 ये कितना होता है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो रफ में। 55 × 55 5 × 25, हाथ में 2, 25 26 27 275। फिर यहाँ लिखो 275, इनको प्लस करो, 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1 7 दोनों 10 के 0, हाथ में 1 3025, यानी 3025 मेरा राइट आंसर आया है। आपका भी यही आएगा 3025। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखनी है, ठीक है। 1 से 10 तक दोनों शामिल जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। घनों का योग का फार्मूला ये होता है। स्क्वायर का फार्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले बताया और उसके पहले था सीधा योग, ओके। और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर में कहता है कि 3 8 3 4 और 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। तो इनका अंतर बताना है तो चलिए सबसे पहले ये नंबर लिख लो। एक है 6, फिर है 8, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 7 और फिर 9। तो स्थानीय मान 8 कहाँ पे है, 8 आप देखोगे यहाँ पे है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लिख लिए। अब जितना इनके दाहिने साइड में है डिजिट उसमें 0 बैठा दो। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 बैठा दो। 1 2 3 4। अब स्थानीय मान देखो, 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 4 कहाँ पे है, 4 है यहाँ पे, ठीक है।
4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 4 और इसके बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, दो डिजिट, 2 बार 0 लिखो, 1 0 2 0। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है क्वेश्चन में, तो इसको माइनस कर लो। कितना है 800, ये 8, 1 2 3 4 और ये 400, ये 4। अब इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये जो जीरो तो जैसे का तैसा उतर जाएगा, 10 में 4 गया 6 बचा, 9 का 9 उतार लो और ये 7, 79600, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नंबर सिस्टम में टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म करने वाले हैं हम लोग, आप चिंता ना करो, मेरे साथ बने रहो सिर्फ। ठीक है, और ये एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है, फिर 8 की जगह 8 लिख लो कहाँ पे है, और उसके दाहिने साइड में जितने भी अंक है उसके से 0 उतार दो। फिर दूसरा वाला क्या अंक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसके दाहिने साइड में जितने 0 उतार दो और दोनों को माइनस कर लो। बस यही करना था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 18 नंबर में देखिए क्या कहता है। कहता है कि संख्या 27, 27, 54 और 13, ये कलर समझ में नहीं आ रहा, ये देखो लिख लो, ये 2 7 5 4 1 3। यहाँ लिखने के बाद 2 कहाँ है आप देख लो, 2 यहाँ पे है। ओके, 2 लिख लिए। अब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5। अब देखो 4 कहाँ पे है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख लो। और 4 के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट, दो डिजिट, तो एक डिजिट दो डिजिट, दो 0 उतार लिया। अब इनको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 400 यहाँ उतार लो। माइनस करने पे कितना बन जाएगा, ये 0 उतर गया, ये 0 उतर गया, 10 में 6 गया, 4 बचा, ये 9 बचा, ये 9 बचा और ये 1 बचा, 199400। और 40 10 में 4 जाएगा तो 6 न बचेगा, 199600, 199600। ओके, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, ऑप्शन नंबर सी 199600, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 19600, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, ये यूनिट डिजिट, प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू ऐसा करके ही क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें, और ये टाइप 3 वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है और उसके देखो स्थानीय डिजिट क्या है, 2 है, 2 के बाद कितने 0 है आप उसको उतार लो, फिर 4 के बाद देखो कहाँ है, उसके बाद जितने 0 उतार लो, दोनों को माइनस कर लो। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19, ये देखिए ये भी है क्वेश्चन टाइप 3 वाले। ठीक है, ये सब टाइप 3 वाले क्वेश्चन हैं। कहता है कि 5 6 7 8 9 2 4 में 5 का स्थानीय मान कहाँ है, तो देख लो, ये 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर है 2 1 4। अब देखो 5 कहाँ पे है, तो आप देखोगे 5 यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे लिख लिए। अब इसके जो स्थानीय मान है उसका डिजिट जितने भी हैं उसको उतार लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हो गए। 7 0 अगर हो गए तो 5 को इस तरह से लिख देते हैं, 5 गुने 10 का पावर 7, 7 0 है तो 7 लिख लिए। अब यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 5 गुने 10 का पावर 7, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 5 गुने 10 का पावर 7। और ये एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 4 वाले क्वेश्चंस देखिए नंबर सिस्टम में कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा टाइप 4 वाले क्वेश्चंस, देखिए इसमें कैसे पूछे जाते हैं। कहता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संख्या बताइए। तो आप अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कहता है, जो एक या फिर एक आप एक से डिवाइड और एक से मल्टीप्लाई होता है या फिर एक अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। तो 20 से छोटी कितनी संख्या है, तो आप देखिए अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होता हो और इसे कोई दूसरा नंबर नहीं काट सकता है। तो 20 से छोटी क्या है, 20 से छोटी आप याद रखेंगे प्राइम नंबर एक होता है 3। ओके, हम लिख लेंगे पहले, प्राइम नंबर 20 से छोटी जितनी भी संख्या एक अपने आप से डिवाइड कटता है और एक उसी ना एक से कटता है। तो ये 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17 और फिर होता है 19। ठीक है, 20 से हो गया, 20 से छोटी संख्या यही सब है, यही सब अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक से कटता है और एक अपने आप से कटता है। तो कितनी संख्या यही हमें काउंट करना है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, 8 संख्या है, तो यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी देखो,
ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 8 संख्याएं हैं ये, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वैसी संख्या है, वैसी प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक से या फिर अपने आप से कटती है। ये अभाज्य संख्या है और ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। टाइप 4 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 नंबर में कहता है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। मतलब यही प्राइम नंबर ही पूछा जा रहा है। इसमें भी प्राइम नंबर पूछा जा रहा है 2 और 30 के बीच में। ठीक है, तो 2 और 30 के बीच में कौन संख्या है, तो आप देखोगे 3 है। ठीक है, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर होती है 13, उसके बाद 13 के बाद आती है 17, फिर होती है 19, 19 के बाद भी आती है 19, 20 कटेगा, 21 भी कटेगा, 22 भी कटेगा, 23 नहीं कटेगा। ठीक है, 23 होती है। 23, फिर 23 के बाद 24 कटेगा, 25 भी कट जाएगा, 26 भी कटेगा, 27 भी कटेगा, लेकिन 28 भी कटेगा, 29 नहीं कटेगा। ओके, 29। अब 30 के बीच में तो इतना ही हो गया। तो आप काउंट कर लो कितने हैं इसमें प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्राइम नंबर हैं 2 और से 30 के। ठीक है, तो 9 प्राइम नंबर है तो केवल एक और स्वयं से विभाजित कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 9 पूरी अभाज्य संख्या है 2 और 30 के भीतर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 109 और 121 दोनों में शामिल के बीच में कितने पूर्णांक और अभाज्य संख्या है। तो 109 इधर है, 109 और ये 121, तो कितनी संख्या है इसमें जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है। तो आप देखोगे एक तो 109 हो गया। ठीक है, 109 जो सिर्फ एक अपने आप से कटता है और एक से कटता है। और दूसरी है 110, ये तो कटेगा ही, 10 10 हो जाता है, 10 11 से 12 में कट जाएगा। 110 होगा, 111 नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 112, 113, 113 भी नहीं होगा, 114 भी नहीं होगा, नहीं 113 हो जाएगा। 113 कौन काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, 113 हो गया। ओके, अब 113 हो गया तो बस दो ही तो है, फिर 114 कटेगा, 115 कटेगा, बस ये दोनों नहीं कटेगा। तो 109 और 113 यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 है, कितने संख्या है, 2 है। तो कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। 23 में कहता है कि 119 का स्क्वायर और 111 का स्क्वायर को हल करने पे प्राप्त परिणाम एक कौन सी संख्या होती है। तो आप देखोगे इनको हल करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आप एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। 119 को प्लस करो 111 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 119 को माइनस करो 111 के साथ। अब देखो क्या बनता है। 119 को 11 से प्लस करेंगे, 9 10 के 0, हाथ में 1 1 2 2 3 और ये 2 230 बन गया। और इसको गुना करो किसके साथ, 119 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। अब बन गए 230 और 8। अगर 230 ऑप्शन में कुछ गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन में ये ऑप्शंस नहीं होंगे, यहाँ पे नंबर होना चाहिए। ओके, 230 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1840। क्यों, क्योंकि 8 3 24, 4 का हाथ में 2, 8 3 16 और 2 18, 1840 हो जाएगा। यानी 1840 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1840 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑप्शन गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एक नंबर होगा जिसमें 1840 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, और यही मेरा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। टाइप 4 वाले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 24। आगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 5 वाले क्वेश्चन। तो ये देखो क्या कहता है टाइप 4 वाले। टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम में जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और यदि पहली दो संख्या का गुणनफल 323 है। 323 मीन्स क्या, तीन प्राइम नंबर मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब ए बी और सी है तो इसमें से यदि पहली दो बड़ी संख्याओं का गुणनफल 23 दिया गया है, यानी ए गुने बी का गुणनफल जो है वो 23 दिया गया है, 323। तो आप ऑप्शन में देखो कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें गुणा करने पे लास्ट में 3 आ सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे 9 7 63 होता है, यानी 19 एक मान लेंगे, एक 19 और एक 17, यानी ए गुने बी मेरा निकल गया 323। ठीक है,
a गुने b मेरा निकल गया 323। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतिम दो संख्या का गुणनफल 221 है, यानी अंतिम दो संख्या b गुने c। तो b गुने c का जो बराबर है वो 221 है। तो ऐसा कौन सी दो संख्या, b तो मेरा निकल गया 17, तो हम यहाँ पे 17 लिख लेंगे। अब 17 को कौन सा पहाड़ा से गुना करेंगे कि लास्ट में 21 आना चाहिए, तो लास्ट में 3 होना चाहिए। तो कहाँ पे ऑप्शन में, ये 13। तो 13 से गुना करो तो ये बन जाएगा 221। ठीक है, 17 को गुना किया 13 के साथ तो 221 बन गया। अब इसमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान निकालना है। तो 17, 13 और 19 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे 19 है। ठीक है, 19 है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।